हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए यह जीके जीएस का सेट नंबर 30 को कवर करने वाले हैं। इससे पीछे मैंने आपको जो 29 सेट कवर कराए हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्न में से किस पशु का अंकन देखा जा सकता था। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए यहाँ पर देखिए, अगर हम बात कर लें सिंधु घाटी सभ्यता की, थोड़ा ध्यान से समझना है। सिंधु घाटी सभ्यता, हम सभी इसको शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधुवासी जो थे वो पूरी तरह से शहरी थे। सड़कों पर जो नालियाँ होती हैं वो आज की जो नालियाँ हैं उनसे भी मॉडर्न उस समय नालियाँ हुआ करती थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाणित जो कार्यकाल माना गया है वो 2350 से 1750 बीसी माना गया है। किस आधार पर? तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। अब आइए, अगर हम इसकी मोहरों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो एक प्रकार की सेल खड़ी से बनी हुई थी, जिसमें मोहनजोदड़ो, याद रखना है, मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मोहरें मिली थी उनमें आकार सर्वाधिक किसका था? वृत्ताकार, आयताकार। तो मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें मिली थी और इसका आकार था वृत्ताकार। याद रखोगे। अब इस पर अंकन किस किस का हुआ करता था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पर अंकन था हाथी, बाघ, गेंडा और बैल। ये 4 पशुओं का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर देखा गया है। ये लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से अपना व्यापार किया करते थे। वहीं पर उन मोहरों पर हाथी, बाघ, गेंडा और बैल, कुब्बड़ वाला बैल इसमें सबसे प्रिय पशु भी माना गया था। इसीलिए इसका अंकन सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किया गया था। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की एक लिपि है, आप सभी जानते होंगे। इस लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक। इसी को कहते हैं गौमूत्री लिपि। क्या कहते हैं इसी को? गौमूत्री लिपि। याद रखना है, इस लिपि को आज तक का रिकॉर्ड है कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों? क्योंकि यह लिपि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कुछ इस प्रकार से लिखी जाती थी। लेकिन एक भारतीय हुए इतिहासकार जिन्होंने अपना पूरा प्रयास किया इसको पढ़ने के लिए, उनका नाम क्या है? नटवर झा। याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक या गौमूत्री लिपि, इसको पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया दोस्त? नटवर झा के द्वारा। और ये लिपि का जो प्रमाण है, एग्जाम आएगा प्रमाण, इस लिपि का कहाँ से मिला है? तो याद रखना है एच कब्रिस्तान था। और ये एच कब्रिस्तान कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक, ये कहाँ से मिली थी? तो एच कब्रिस्तान, जो कहाँ था आपका? हड़प्पा में था। बोलो, बात क्लियर हो गई। सिंधुवासी व्यापार करते थे किससे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। इनके विनाश का प्रमुख कारण क्या था? अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन सबसे प्रमाणित मत माना गया है बाढ़ के आ जाने से इनका विनाश हुआ था, और बीमारियां अधिक रूप में उस समय फैल चुकी थी यहाँ पर। तो पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया था। बोलो, बात क्लियर होगी यहाँ तक? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ आपके पास सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं। इस प्रकार से अलग अलग आकृतियों में ये मोहरें हुआ करती थी। ठीक है, चलो यहाँ आइए। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा पशु ऐसा है जो जुगाली नहीं करता है? अब जुगाली का अर्थ क्या है? जब भी पशु खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसे पचाने के लिए वो अपना मुंह चलाता है।
आपने देखा होगा कि जब पशु खाना खा लेगा तो वो मुंह चलाता है, उसी को कहते हैं जुगाली, लेकिन हमारे यहाँ तो उसे कहते हैं गलियाना। क्या कहते हैं? गलियाना। तो ये कौन सा पशु ऐसा है जो जुगाली नहीं करता है? तो वो अपने पास सुअर। कौन सा हो जाएगा? सुअर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया है कौन से दिन के लिए? यानी यहाँ पर शौचालय दिवस के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आंसर होगा आपका 19 नवंबर। याद रखोगे शौचालय दिवस कब होता है? 19 नवंबर। कमेंट करके बता दो मुझे फटाफट से, विकलांग दिवस, विकलांग दिवस कब होता है? आप ये बताओगे। चाय दिवस, चाय दिवस कब होता है? ये दोनों ही दिवस आप मुझे कमेंट करके बताओ, हमने आपको पिछले क्लास में करा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे आओ। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ क्वेश्चन कहता है 1982 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे एशियाई खेल, उन खेलों में प्रतीक क्या था? तो मैं आपको कई बार ये समझा चुका हूँ कि भारत में एशिया, अगर हम खेलों की बात करें, ध्यान समझना है, एशियाई खेलों की बात करें, एशियाई खेल, तो अब तक भारत में ये 2 बार हुए हैं। कब कब? एक हुए हैं 1951 में और एक हुए हैं 1982 में। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन 1950 को होने को था, लेकिन तैयारी पूरी तरह से नहीं होने के कारण इनका आयोजन 1950 में नहीं हो पाया और 1951 में प्रथम बार नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। अब समझो एक एक बात, ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1951 में जब पहला आयोजन हुआ तो इसमें जो देश थे प्रतिभागी वो थे 11। कितने देश थे दोस्त? 11। आगे आओ। उसके बाद इसमें भारत का जो स्थान था, भारत का जो स्थान था वो था आपका दूसरा। इसमें प्रथम जो स्थान था वो था आपका जापान। भारत में इसमें कुल मिला के 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण पदक थे भारत के। याद रखना इतनी बात, भारत ने इसमें 51 पदक जीते, जिसमें 15 भारत के द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए थे। ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई। इसका प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक था चमकता सूर्य। क्या था? चमकता सूर्य। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक याद रखोगे अच्छे से। फिर समझो देश कितने भाग लिए? 11। भारत का स्थान था 51, भारत का स्थान था दूसरा। कितने पदक जीते थे भारत ने? 51। 15 क्या थे? गोल्ड। प्रथम स्थान किसका था इसमें? जापान का था। तो प्रथम एशियाई खेल क्लियर। दूसरी बार 1982 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, जिसका प्रतीक बनाया गया था अप्पू। अप्पू कौन होता है? हाथी का बच्चा। याद रखोगे। तो दूसरी बार एशियाई खेलों में किसको प्रतीक बनाया गया था? अप्पू को, और अप्पू होता है हाथी का बच्चा। ठीक है, चलिए। हाथी भारत का विरासत पशु है, ये भी याद रखना है। विरासत पशु कौन सा? भारत का हाथी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है बौद्ध त्योहार सोंगक्रॉन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुख रूप से बनाया जाता है? हर वर्ष ये धूमधाम से होता है, जैसे तिब्बत में आपका लोसांग होता है, ऐसे उसी प्रकार से सोंगक्रम भी आपका बौद्ध त्योहार है, जो कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। याद रखोगे। चलिए अब आगे आ जाओ, यहाँ कुछ समझो। देखिए उलबंगा हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा कितनी बार? बहुत बार आया है पेपर में। उलबंगा और हेमिस गोम्पा ये भी आपके प्रमुख बौद्ध त्योहार हैं। ठीक, आगे किरण उत्सव कहाँ का है? तो किरण उत्सव आपके महाराष्ट्र का है। अब ये है चालो लोकू। याद रखना, चालो लोकू, सांगकेन और ड्री। ड्री पिछली बार जीडी में आ चुका है, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, आगे लवी मेला, कुल्लू दशहरा। लवी मेला, कुल्लू दशहरा ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। हो गया क्लियर? चलिए आगे आइए। क्वेश्चन कहता है कौन से वंश का नाम कुकुरबिता है? बायोलॉजी में हर फसल को, हर सब्जी को अलग अलग वंशों में रखा गया है, जैसे रोटेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, अब लिग्यूमिनेसी, और ये सब प्रकार के कुल हैं। उसमें यही पूछा गया है कि कुकुरबिटेसा जो कुल है उसमें क्या रखा गया है? तो याद रखना है कद्दू को।
अब इसमें क्या क्या आता है? कद्दू है, तरबूजा है, खरबूजा है, ककड़ी है, लौकी है, ये सब कुकुरबिटा कुल में आते हैं। ठीक है, जिसमें आलू सोलेनेसी कुल में आता है, सोलेनेसी। ठीक है, ध्यान रखना है। आलू है क्या? तो आलू एक तना है। तना क्यों है? क्योंकि इसमें आंखें पाई जाती हैं। बोलो, बात क्लियर हो गई? आगे समझो। देखिए, अब अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि खट्टे फल सभी किस में आते हैं? खट्टे फल, तो याद रखना ये रोटेसी में आते हैं, रोटेसी। ठीक है, सभी दालें किस में आती हैं? सभी दालें तो ये आती हैं लिग्यूमिनेसी, लिग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। सभी दालों को किस कुल में रखा जाता है? लिग्यूमिनेसी कुल में रखा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ग्रेमनी, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, ये सभी किस कुल में आते हैं? तो ग्रेमनी कुल में आते हैं, ग्रेमनी कुल। याद रखना है, खाद्यान्न योग जो होता है वो किस में आता है? ग्रेमनी कुल में आता है। आगे म्यूकेसी कुल में कौन आता है? तो याद रखना केला आता है। म्यूकेसी कुल में कौन आता है दोस्त? तो याद रखोगे केला आता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तरबूजा, खरबूजा, लौकी कुकुरबिटेसी में आ गया, आलू सोलेनेसी में आ गया, खट्टे फल रोटेसी में आ गए, सभी दालें लिग्यूमिनेसी कुल में आ गई, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना ये आपके ग्रेमनी कुल में आ गए। याद रखना है, ग्रेमनी कुल हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे आइए। देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना रहती है? अब यहाँ पर सोडियम नहीं है। अगर सोडियम होता तो आपका आंसर वही हो जाता है ना कि सोडियम को हम खुले में नहीं रखते हैं, आग पकड़ लेता है। तब सोडियम नहीं है तो सोडियम के साथ साथ पोटेशियम की भी सेम होता है घटना, ये वायु से क्रिया करके जल जाती है। तो हमेशा याद रखोगे खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना होगी किसमें? पोटेशियम में। अब कुछ आगे समझो। ये जो लिथियम है सबसे हल्की धातु है। ये क्या है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। बड़े शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये होता है सीसा, लेड होता है। लेकिन सबसे अधिक वायु प्रदूषक गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ही दम घोटू गैस कहते हैं, अंगीठी की गैस कहते हैं, लाइटर की गैस कहते हैं। ये सभी गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यहाँ पर आइए, पारा को यदि 25 डिग्री सी पर रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में रहता है। याद रखना है, ठीक है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स भी साथ के साथ बनाना है, उसको रिवाइज करते रहना है। कोशिश करो कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। और YouTube पर ज़्यादा इस प्रकार का समय नहीं बिताना है कि वैकेंसी थी पिछली बार आपका 24,000 तो मेरिट गई थी इतनी, अब मेरिट जाएगी इतनी। आपको मेरिट से अभी कोई लेना देना नहीं दोस्त। आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। यदि तैयारी आपकी ज़बरदस्त होगी तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, ध्यान रखना है। और यदि आप YouTube पर इसी प्रकार समय अपना बर्बाद करोगे कि 40 से कम वालों को होगा आपका सिलेक्शन, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कामयाबी जब ही मिलेगी जब आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी। कभी अपने दिल पे हाथ रख के एक बार पूछ के कोशिश करना, पूछने की अपने आप से कि यार क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। अंदर से खुद से अपने आप एक जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपने आप पर भरोसा रखिए। अगर अपने आप पे भरोसा है तो 101% आपका पेपर इस बार क्वालिफाई है। तो समय आपको बर्बाद नहीं करना है, आपको एक एक मिनट का हिसाब देना है आगे चलकर। तो मैं हमेशा आपसे कि विनम्र निवेदन ये करूँगा कि YouTube पर आप उतना ही समय दें जितना आपको ज़रूरत है। उसके अलावा आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर और प्रैक्टिस पर फोकस करिए, इधर उधर मत भटकिए, ठीक है। तो कुछ भी अब तो YouTube पर बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ की ज़रूरत अभी आपको इस समय नहीं है। आपको वह पढ़ना है जो बहुत ज़रूरत है। अभी मैं आपको जितना भी ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये वही सब क्वेश्चन है जो पिछली बार GD ने पूछा है
और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। आप 30 मिनट की वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो कि आप पूरे दिन में पढ़ के कवर नहीं कर पाओगे। तो आप अपने आप को एक रिदम से बनाए रहिए और अपने अंदर एक स्टेमिना पैदा करिए। अगर आपके अंदर स्टेमिना है, बैठने की शक्ति है, अब 1 घंटा पढ़ लिए उसके बाद हट गए, तो ये पढ़ना नहीं होता है दोस्त। कंटिन्यू 3 से 4 घंटे हम यहाँ ऑफलाइन में सेट लगवाते हैं। मैं 3 घंटे बच्चों को ब्रेक नहीं लेने देता हूँ, एक भी बार कंटिन्यू 3 घंटे की क्लास चलाता हूँ, क्योंकि आपके अंदर यदि स्टेमिना ही नहीं है तो क्या आप पेपर में बैठ के उसमें आप पेपर में रणनीति बनाओगे। तो अच्छे से मेहनत करिए, लगन से लगे रहिए और सबसे बड़ी बात है अपने आप पे भरोसा रखिए और एक नए अंदाज में एक स्मार्टनेस के साथ मेहनत अपनी करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से है और जिसने भारत में लोक सेवाओं की भी शुरुआत की है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। अब ध्यान से समझो मेरी बात, आइए इधर देखो। भारत में यदि हम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लें, तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। कब हुआ है? देखो यहाँ आपसे पूछा हुआ है, प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से लेकर आपका ये 69 तक हुआ था, याद रखना है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। तो ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आप याद रख लोगे, 67, 69, 80, 84, 90, 92 और ये 99। ये जिसमें आपका तीसरा जो आंग्ल युद्ध होगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय होगा, क्योंकि इनका कार्यकाल ही कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 1786 से लेकर इनका कार्यकाल 1793 तक था। तो अब इसी बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया था इन्हीं के समय में, ठीक है। तो यही पूछा गया था, इन्होंने भारत में पुलिस चौकियों की स्थापना की है। पुलिस चौकियों की स्थापना भारत में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। आगे को क्या और याद रखोगे इनके बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में स्थायी बंदोबस्त, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। सहायक संधि भी याद रखना है, सहायक संधि किसने शुरू करी है? तो ये है लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। देखो हमने आपको बताया स्थायी बंदोबस्त, इसका मालिकाना हक जमींदार लोगों को दिया गया था और वहीं पर रैयत वाली जो व्यवस्था थी उसका मालिकाना हक जो दिया गया वो किसानों को दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो यही पूछा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। हो गया क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहता है महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये किस वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महामगम। ये होता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ होता है दोस्त? तमिलनाडु में, याद रखोगे। चलिए आगे आ जाओ। गोवा में मांडू महोत्सव होता है। ज्वारी और मांडवी, मांडवी नदी कहाँ की है? गोवा की है। दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये है अमर्त्य सेन, चार्ल्स डार्विन, दलाई लामा या महबूब उल हक के द्वारा। तो मानव विकास की अवधारणा 1990 में पहली बार हुआ था। इसमें अमर्त्य सेन भी थे और प्लस कौन थे? महबूब उल हक भी थे। तो ये अमर्त्य सेन और महबूब उल हक दोनों ने मिलकर मानव विकास सूचकांक पहली बनाया था, जिसको 1990 में पहली बार जारी किया गया। लेकिन याद रखना है इसमें आधार क्या क्या बनाया जाता है? तो साक्षरता, याद रखना है, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय और आपके जीवन की प्रत्याशा,
जीवन, प्रत्याशा, ये इसके 3 मुख्य आधार होते हैं और इसी के आधार पर मानव विकास को आंका जाता है। आधार कौन कौन सा होता है? साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन की प्रत्याशा। अच्छा, इसको जारी कौन करता है दोस्त? तो जारी करता है यूएनडीपी, याद रखना है। और यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है? 1965 में हुई है। मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर संचालित है, यानी सौर प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में स्थित है, तो ये तो है नहीं भाई, ठीक है। दूसरा, चेन्नई नहीं है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो आपका आंसर होगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये पूरी तरह से दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो सौर संचालित है, ठीक है। आगे, छत्रपति शिवाजी कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कमेंट करके बताओगे कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अब यहाँ पर कुछ हवाई अड्डे हैं जो आपके जीडी के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नई दिल्ली है, छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में है, अन्ना हवाई अड्डा चेन्नई में है, बाबा साहब नागपुर में है, वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, गोपीनाथ गुवाहाटी, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, श्री रामदास जी अमृतसर, कालीकट कोझिकोड, शेख अल आलम ये पिछली बार आ चुका है, श्रीनगर का है, राजीव गांधी हैदराबाद, कोचीन कोच्चि, वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर, दाबोलिम गोवा, देवी अहिल्याबाई इंदौर, लाल बहादुर शास्त्री बनारस, मंगलुरु, जयपुर। तो इतने आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे याद कर लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से फंसने का चांस रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? धन विधेयक को लेकर बात नहीं करी गई है, गैर धन विधेयक की चर्चा यहाँ हो रही है। लेकिन अगर धन विधेयक की चर्चा होती तो याद रखना इसको परिभाषित अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है, यानी परिभाषित किया गया है, और 109 में इसकी परिभाषा है, ठीक है। चलिए 112 में क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस में है? 112 में है। अगर आपसे पूछ ले 115 में क्या है? अनुदान विधेयक है। क्या है? अनुदान विधेयक है, ठीक है। 117 में अनुच्छेद में क्या है? वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक है। बोलो बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो याद रखना है 110 में धन विधेयक की विशेष चर्चा है, 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, 115 में अनुदान विधेयक है आपके पास, ठीक है। 111 में क्या है? तो 111 में धन विधेयक को कैसे हम प्रस्तुत करें उसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 111 में। अब गैर धन विधेयक पे कितने वाचन होते हैं? तो सुनिए, अगर आपका कोई विधेयक बनता है, ध्यान सुनना है, तो सबसे पहले वो विधेयक किस विषय पर होगा इस पे चर्चा होती है, तो वो एक बार हो गया, ठीक है। जब वो जिस सदन में लाया जाता है उस सदन में उस पर चर्चा होती है सदस्यों के द्वारा, जो उसके दल के सदस्य जो रहते हैं उसके द्वारा चर्चा होती है, तो वो 2 वाचन हो गए। तीसरा वाचन राष्ट्रपति के समक्ष होता है, जिसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है उसके अंदर, उसकी चर्चा होती है। तो हमेशा याद रखना है गैर धन विधेयक में संसद में कितने वाचन होते हैं? तो ये होते हैं 3 वाचन। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में की गई है, याद रखना है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, 85 में याद रखना है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। अभिभाषण मतलब यदि किसी भी सदन की पहली बैठक होगी तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है, जो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। कमेंट करके बताओगे अनुच्छेद 93 में क्या है। देखिए 100 में है कोरम और गणपूर्ति।
बैठक को होने के लिए कोरम क्या होना चाहिए, कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, उसकी चर्चा अनुच्छेद 100 में की गई है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कब? जब दोनों ही सदन में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तब। ठीक है, अनुच्छेद 108 जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन भाई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी के हिसाब से, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसएससी के में, जितना टीसीएस पेपर लेती है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है दोस्त? तो याद रखना है, ये कथन है आपका अरस्तु का। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि प्लेटो के जो चेला जी थे वो कौन थे? अरस्तु थे। यानी अरस्तु के जो गुरु थे वो कौन थे? आपके प्लेटो थे। याद रखोगे इतनी बात। रूसो कहाँ के थे? तो रूसो थे फ्रांस के। रूसो कहाँ के थे दोस्त? तो रूसो थे आपके फ्रांस की। बात क्लियर होगी यहाँ तक। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? अरस्तु का है। ठीक, अब प्लेटो के चेला कौन हो गए? अरस्तु हो गए। रूसो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो एक एक नियम पढ़ लो। देखो, पहला लेंज का नियम। लेंज का नियम प्रेरित धारा का हमेशा विरोध करती है। देखिए, कुंडली में जब भी धारा प्रभावित होगी तो उसका ये विरोध करेगी जिससे विद्युत उत्पादन हो। वो आपका क्या है? लेंज का नियम है। हुक का नियम क्या है? तो मैंने बताया विकृति और प्रतिबल समानुपाती होता है। ये क्या है? आपका हुक का नियम है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ओम का नियम क्या है? तो B बराबर आई आर। B बराबर आई आर क्या हो गया? आपका ओम का नियम हो गया। अब देखिए, तीनों तो यहाँ पर होंगे नहीं, तो एक कौन सा बचा आपके पास? तो एक बचा अपने पास किरचॉफ का प्रथम नियम। तो याद रखना है कि ये किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके किरचॉफ का। किरचॉफ ने वोल्टता से संबंधित 2 नियम दिए थे, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये पहला नियम आपका ये कंप्लीट हो गया। और दूसरा नियम इनका ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता था। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए दोस्त। क्वेश्चन कहता है मोमबत्ती का जलना या दहन एक क्या है? तो 2 प्रक्रियाओं को आपने खूब पढ़ा होगा। कौन कौन सी? एक होती है भौतिक और एक होती है रासायनिक। 2 प्रक्रिया होती हैं। एक हिंट से याद रखना, कभी नहीं भूलोगे आप, जो लौटकर वापस ना आए। लौटकर वापस ना आए और लौटकर वापस आ जाए। लौटकर वापस आ जाए। ठीक है, ध्यान रखोगे इतनी बात। जो लौट कर ना आए उन्हें रासायनिक कहते हैं और जो लौट कर आ जाए उन्हें भौतिक कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। ओके, क्या हुआ इसका मतलब? यानी अगर आपने किसी का रासायनिक परिवर्तन किया और वो नई अवस्था में चेंज हो गई, दोबारा वापस नहीं आएगी। जैसे दूध से दही बनना, क्या आप दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, क्या आप दोबारा सेम वही लोहा बना सकते हो? नहीं। श्वसन, श्वसन कैसी क्रिया है? तो एक रासायनिक क्रिया है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक है, लेकिन मोम का पिघलना ये भौतिक हो जाएगी। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। वहीं पर फलों का पकना, फलों का पकना क्या हो जाएगा? रासायनिक क्रिया। अब आइए भौतिक क्रिया में जो लौट कर वापस आ जाए, जैसे जल का जमना, जल का जमना। अरे भैया, जल से बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी बनेगा, ये क्या भौतिक प्रक्रिया है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। आगे लोहे का चुंबकत्व होना। अरे लोहे में चुंबक का गुण डाल भी सकते हो, हटा भी सकते हैं। ये सभी क्या हो जाएंगी? भौतिक
सॉरी, ये सभी क्या हो जाएगी आपकी भौतिक प्रक्रिया हो जाएगी। तो बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक। रासायनिक जो लौट कर वापस ना आए, भौतिक जो लौट कर वापस आ जाए। ठीक है, चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, बहुत आपके काम की चीज़ है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा मोमबत्ती का जलना एक कैसी क्रिया होगी, तो भौतिक परिवर्तन होगा, तो मोमबत्ती जलना ही गलत हो जाएगा, भौतिक नहीं होगा। ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होगी, ये तो होगी नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट बना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। याद रखना सीधे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, तो ब्लड कैंसर को कहते हैं ल्यूकोमिया। क्या कहते हैं दोस्त, ल्यूकोमिया। ल्यूकोडर्मा क्या है, त्वचा पर दाग, त्वचा पर सफेद दाग ल्यूकोडर्मा होता है। ठीक है, आगे हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ये एक कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। ये एक अनुवांशिक रोग है। इसकी वाहक कौन होती है, वाहक महिलाएं होती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता है, कट फट जाने पर इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। हो गई क्लियर बात यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, चलो क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, आप पहले खुद से पढ़ के देखिए। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति ऐसी है जो कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। ऑप्शन से अलग कर लो, कैसे देखो। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, तो 3 इनपुट है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब समझो बात हमारी। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप कीबोर्ड से निर्देश देते हो कंप्यूटर को, और आपको क्या मिल जाती है, हार्ड कॉपी मिल जाती है, किससे, प्रिंटर से। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रिंटर होगा। बोलो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पूछा था कीबोर्ड के विपरीत, तो भैया कीबोर्ड है इनपुट और प्रिंटर क्या होगा, आउटपुट। पिछले क्लास में ये सब मैं आपको लिखा चुका हूँ। ठीक है, चलो आगे आइए। क्वेश्चन कहता है JPEG, ये पिक्सल होता है, जो फोटो होता है उसकी फुल फॉर्म पूछिए। JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या होगा, तो याद रखना है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या होगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, JPEG की फुल फॉर्म होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस प्रकार से ये सेट आपका आज समाप्त हो गया। आप हमें कमेंट करो कैसा आपको ये सेट लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।